15 फरवरी 1983 की रात थी। असम के नगाव जिले के थाने के एक अफसर जहीरुद्दीन अहमद वायरलेस पर एक संदेश भेजते हैं। आवाज़ में बेचैनी थी, शब्दों में डर था। उन्होंने ऊपर खबर दी कि नेल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनके पास हथियार हैं और माहौल बहुत तनावपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में दहशत फैल चुकी है और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। उन्होंने साफ कहा, फौरन कार्रवाई की जाए। लेकिन इस चेतावनी पर कोई हलचल नहीं हुई, कोई गाड़ी नहीं भेजी गई, कोई फोर्स नहीं पहुंची। ये संदेश वहीं कहीं रेडियो की तरंगों में गुम हो गया, जैसे कोई चाहता ही न हो कि वो सुना जाए। 3 दिन बाद 18 फरवरी 1983 की सुबह जो डर जहीरुद्दीन ने महसूस किया, हकीकत बन चुका था। सुबह होते होते नेल्ली और उसके आसपास के 13 गांवों को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया था। उनके हाथों में लाठियां, भाले, तलवारें और कुछ के पास बंदूकें भी थीं। आंखों में नफरत, मुंह से निकल रहे थे नारे। भीड़ को देखकर ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पाए, दरवाजे बंद कर छिप गए। कुछ बच्चों को लेकर भागे, कुछ ने नदी की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। 6 घंटे तक मौत ने पूरे इलाके को जकड़ रखा था। खेतों में लाशें बिखरी पड़ी थीं, घर जलकर राख हो चुके थे और हवा में सिर्फ धुआं और चीखें थीं। कई लोग भागते भागते नदी में कूद गए। दोपहर तक नेल्ली का पूरा इलाका एक कब्रिस्तान बन चुका था। सरकारी आंकड़े कहते हैं करीब 3000 लोग मारे गए, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है, 10,000 या उससे भी। मरे हुए ज्यादातर बंगाली बोलने वाले मुसलमान थे जो कई सालों से वहीं बसे हुए थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आज ये स्टोरी हम क्यों सुना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान है, जिसमें कहा गया है कि इस नरसंहार की जांच के लिए बने तिवारी आयोग की रिपोर्ट को अब विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिस पर अब त्रिभुवन प्रसाद तिवारी ने साइन कर दिए हैं। सवाल यह है, आखिर इतने सालों बाद क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड IAS अफसर त्रिभुवन प्रसाद तिवारी ने इस रिपोर्ट पर पहले साइन क्यों नहीं किए? क्या वजह थी कि 4 दशक तक अलग अलग सरकारों ने इस रिपोर्ट को दबाकर रखा, और जब असम में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं, तो अचानक इस रिपोर्ट को पेश करने की बात क्यों हो रही है? क्या ये इंसाफ की कोशिश है या बस एक सियासी चाल? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। नेल्ली का कत्लेआम किसी एक दिन की घटना नहीं थी। जो आग 18 फरवरी 1983 की सुबह भड़की थी, उसकी चिंगारी कई साल पहले लगाई जा चुकी थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1979 से, जब असम में एक नारा गूंजा, विदेशियों को बाहर निकालो। असम मूवमेंट की शुरुआत इसी मांग से हुई थी। कहा गया कि बांग्लादेश से लाखों अवैध अप्रवासी असम में घुस आए हैं और अब वे वहां की जमीन, नौकरी और उसकी संस्कृति पर कब्जा कर रहे हैं। जैसे जैसे नारा फैलता गया, समाज में दरार गहरी होती गई। असम में रह रहे बंगाली मूल के मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाने लगा। कोई ये साबित नहीं कर पा रहा था कि कौन असली असामी है और कौन बांग्लादेशी, लेकिन आरोप सब पर था। चुनावी रजिस्टर से लेकर राशन कार्ड तक हर जगह एक सवाल गूंज रहा था, ये लोग हमारे हैं या बाहर से आए हैं? एक तरफ असामी संगठनों का आंदोलन तेज होता गया, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय में डर फैलता चला गया। दोनों तरफ शक, अफवाहें और प्रचार शुरू हो गए। साल 1983 में असम में चुनाव होने थे। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू, असम गण परिषद AGP और ऑल असम गण संघर्ष परिषद यानी AAGSP जैसे संगठनों ने सरकार को साफ चेतावनी दी कि पहले वोटर लिस्ट से बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के नाम हटाए जाएं, लेकिन सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद आसू के कई नेता हंगामा करने लगे। जनवरी में हालात और बिगड़ने लगे। आसू के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आंदोलन सड़कों पर उतर आया। विरोधी समूहों ने ऐलान किया, ये चुनाव हम नहीं मानते। उनका कहना था कि जब तक विदेशी मतदाताओं की पहचान नहीं होती, तब तक कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा, विरोध हिंसा में बदलता चला गया। चारों तरफ अराजकता का आलम था। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि जनवरी से मार्च 1983 के बीच 545 हमले हुए, 100 से ज़्यादा अपहरण हुए। पुलिस को 290 बार फायरिंग करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव हुए और उसकी छाया में नेल्ली के गांव में वो 6 घंटे का नरसंहार घटित हुआ। यहाँ एक घटना का खास तौर पर जिक्र करना जरूरी है। नेल्ली गांव के नरसंहार से ठीक कुछ दिन पहले बीजेपी प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने इस इलाके का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, अगर ये लोग असम में आते और पंजाब चले जाते तो वहाँ उनकी स्थिति ऐसी होती कि वे जिंदा नहीं बचते।
नेताओं की जुबान से निकला हर शब्द भीड़ को दिशा देता है। वही हुआ। राष्ट्रीय नेता की तीखी भाषा ने लोगों के गुस्से को वैधता दे दी और हिंसा तेज होने लगी। 18 फरवरी की सुबह लालोंग जनजाति के सैकड़ों लोग जो पहले खुद को इस आंदोलन से दूर रखते थे, उस दिन हथियार लेकर निकल पड़े। उन्होंने निल्ली और उसके आसपास के 13 गांव को चारों तरफ से घेर लिया। घरों में आग लगाई गई, खेतों में लोगों का पीछा किया गया। लगभग 6 घंटे तक चले इस नरसंहार में सब कुछ खत्म सा हो गया। जापानी लेखिका माकिको किमुरा, जिन्होंने सालों साल निल्ली पर रिसर्च की है, अपनी किताब द निल्ली मैसेकर ऑफ 1983 एजेंसी ऑफ राइटर्स में लिखती हैं, उस समय असम में लगभग 1,50,000 सशस्त्र जवान तैनात थे। यानी हर 57 वोटर्स पर एक सैनिक मौजूद था। पूरा असम एक लोकतांत्रिक राज्य से ज्यादा एक सैन्य छावनी में बदल चुका था। फिर भी जब निल्ली जल रही थी, कोई सुरक्षा बल वहां नहीं पहुंचा, न कोई ट्रक आया, न कोई राइफल चली। क्या ये सिर्फ नाकामी थी या किसी ने जानबूझकर न देखने का फैसला किया था? जो बचे उन्होंने बाद में बताया कि हमला अचानक नहीं था। हफ्तों से गांव के आसपास अजनबी लोग दिख रहे थे। पेड़ों के पीछे छिपकर कुछ लोग झुंड बनाकर बैठते थे। रातों में मवेशियों की चोरी, धमकियां और फिर धीरे धीरे गांव को घेरने की रणनीति। सब कुछ पहले से तय था, मगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया। जैसे मालूम हो कि क्या होने वाला है, उसने आंखें मूंद ली। असल में निल्ली का सच सिर्फ उस दिन के खून में नहीं है, वो उस मानसिकता में है जो धीरे धीरे बनाई गई। सालों तक बाहरी, घुसपैठिया, बांग्लादेशी जैसे शब्द लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। यही भाषा धीरे धीरे नफरत की जमीन बनी। जब तक लोगों को एहसास हुआ कि ये नारा सिर्फ राजनीतिक हथियार था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निल्ली के कई गवाह बताते हैं कि जिन लोगों ने हमला किया, उनमें से कई उनके अपने परिचित थे। खेतों में एक साथ काम करने वाले, बाजार में मिलने वाले पड़ोसी, वही लोग उस दिन हथियार लेकर पहुंच गए थे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं। एक बूढ़ी औरत का बयान था, मेरे सामने मेरे 3 बेटे मारे गए। जिसने मारे वो मेरा ही पड़ोसी था। वो रोज नमक मांगने आता था। नरसंहार के बाद 14 जुलाई 1983 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया ने एक जांच आयोग बनाया, जिसकी अगुवाई रिटायर्ड आईएएस अफसर त्रिभुवन प्रसाद तिवारी को दी गई। आयोग का काम था यह जानना कि आखिर निल्ली की वो सुबह कैसे आई और जिम्मेदारी किन पर बनती है। 547 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। 668 एफआईआर दर्ज की गई। कागजों में सब कुछ लिखा गया, नाम, तारीख, गवाह, बयान। लेकिन वो सारे कागज धीरे धीरे धूल खाते रह गए। न कोई गिरफ्तारी हुई, न कोई चार्जशीट, न कोई सजा। साल बीतते गए और केस फाइलों का वजन बढ़ता गया। जो लोग बच गए थे उन्होंने शुरुआत में आवाज उठाई, अदालतों के चक्कर काटे, लेकिन अंत में उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया। निल्ली में जो हुआ वो धीरे धीरे सरकारी रिकॉर्ड्स और अखबारों के कोनों से मिटता चला गया। आयोग ने उस रात भेजे गए वायरलेस संदेशों की भी जांच की। नगांव थाने के जहीरुद्दीन अहमद ने जो चेतावनी भेजी थी, उसे लेकर 3 वरिष्ठ अफसरों से सवाल हुए। एमएनए कबीरा 5वीं बटालियन के कमांडेंट, प्रमोद चेतिया मोरी गांव के एसडीपीओ और भद्र केंता चेतिया जगीरोड थाने के प्रभारी। तीनों ने अपने अपने तरीके से इस चेतावनी से पल्ला झाड़ लिया था। एक ने कहा मेरी बीवी ने संदेश लिया, दूसरे ने कहा वो मेरे टेबल पर रखा था, तीसरे ने सफाई दी वो मेरे पुटअप बास्केट में पड़ा था। यानी जो संदेश सैकड़ों जिंदगियां बचा सकता था, हजारों, वो टेबल, बास्केट और बहानों में दब गया। दी प्रिंट से बात करते हुए 1980 के दशक के एक पूर्व असम कैडर आईएएस अफसर ने खुलकर कहा, रिपोर्ट कभी पेश नहीं की गई क्योंकि इसमें असम आंदोलन के नेताओं को दोषी ठहराया गया था। लगातार सरकारें नहीं चाहती थीं कि वो नाम सामने आए। सालों बाद जब तिवारी आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्से बाहर आए, तो उसमें भी साफ लिखा था, इस हिंसा के पीछे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू और ऑल असम गढ़ संघर्ष परिषद यानी एएजीएसपी की भूमिका थी। लेकिन तिवारी आयोग ने यह भी कहा कि यह हिंसा पूरी तरह सांप्रदायिक नहीं थी। यानी इस कत्लेआम को सिर्फ हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं देखा जा सकता। इसके भीतर राजनीति, जमीन, पहचान और सत्ता की कई परतें थीं। फिर भी सच्चाई ये रही कि इतने बड़े नरसंहार के बाद भी किसी को सजा नहीं मिली। न कोई अदालत, न कोई माफ़ी, न कोई इंसाफ, बस एक लंबी ठंडी सी चुप्पी। दी प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता हैं। उन्होंने 2023 में अपने कॉलम फर्स्ट पर्सन सेकंड ड्राफ्ट में लिखा था कि जहीरुद्दीन अहमद का वो वायरलेस संदेश ही पहला सच था जिसे बाकायदा दफन कर दिया गया। उसी के साथ शुरू हुई थी एक लंबी प्रक्रिया, जिम्मेदारी मिटाने की, जवाबदेही खत्म करने की, ताकि कोई गुनहगार न दिखे। और ऐसा ही हुआ। जिनके आदेशों से 3000 लोग मारे गए, वो अपने पदों पर बने रहे। इतिहास हमेशा 2 हिस्सों में बटा होता है, जो लिखा गया और जो जानबूझकर नहीं लिखा गया, छोड़ दिया गया।
नेल्ली उस दूसरे हिस्से की कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे भारत ने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे स्वीकारना मतलब होता अपनी ही नाकामी से नजर मिलाना। अब 4 दशक बाद तिवारी आयोग की वही रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जा रही है, मगर इस बार इंसाफ के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए, वोटों के लिए। नेल्ली को समझना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि किस तरह एक राज्य ने अपने ही लोगों को वैध और अवैध में बांट दिया और फिर उन्हें बचाने की बजाय डेटा बना दिया। कितने मरे, कितने जले, कितने विस्थापित हुए। और शायद यही इस देश का सबसे बड़ा अपराध है, यहाँ मौतें भी सांख्यिकी बन जाती हैं। नेल्ली में ना तो कोई युद्ध हुआ था, ना कोई सीमा विवाद, वहाँ बस एक भीड़ थी, एक अफवाह थी और एक खामोश प्रशासन था। यही 3 चीज़ें मिलकर किसी भी लोकतंत्र को कब्रिस्तान बना सकती हैं। शायद नेल्ली का सच यही है कि हमारे देश में इंसाफ का वक्त कभी आता नहीं, बस टलता रहता है। वहाँ का आलम यह था कि लोग नदी में जानबूझकर कूद रहे थे, तैर रहे थे लाश की तरह, ताकि वो लाश दिखें और मारने वाले उनको लाश समझकर छोड़कर चले जाएं। ये आलम था। बाकी आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।